हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द अल्फा इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आपको आज मैं करवाने वाला हूँ मॉडल्स का अगला पार्ट। देखिए कितनी डिटेल्स के अंदर आपको करवाया जा रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोर हो जाते होंगे बीच में ही, लेकिन बोर नहीं होना है। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना है, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं। हम लोग यहाँ पर आपको एंटरटेन करने नहीं, आपको नॉलेज देने के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बोल बच्चन वाली बात। अब आते हैं हम लोग उस काम पर जो काम करने आए हैं। मे और माइट सीखने आए हैं आज हम लोग। आज आपको मैं मे और माइट के बारे में बताऊंगा। देखिए राइटिंग पहले से कितनी इंप्रूव हो गई, ऐसे लग रहा है ना कि लिखा नहीं टाइप किया हुआ है ना। तो मे और माइट के अंदर मैं फिर से आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि मे को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसा ऑफलाइन क्लासरूम में मैं करवाता हूँ उसे थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, कि उसमें मैं मे और माइट को कंपेयर करके बताता हूँ, लेकिन इसमें मैं सिर्फ पहले मे के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले हम लोग मे के बारे में लिखते हैं। मे आपको क्या क्या बताता है? फर्स्ट पार्ट इसका, ये आपको पॉसिबिलिटी बताता है। किस तरह की पॉसिबिलिटी बताएगा? कैन से कम होगी ये वाली पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर ये आपको क्या बताएगा? फिर ये आपको बताएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आशीर्वाद वाले होते हैं। ठीक है, ये आशीर्वाद वाले सेंटेंस आपने पहले पढ़े होंगे, कभी तो देखे होंगे। ठीक है, चलिए, और ये आपको क्या बताएगा? ये आपको पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बताएगा। क्या बताएगा भाई? पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, आप इन तीनों को नोट कर लीजिए पहले तो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। लिख लिया होगा। पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, टू शो पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी कैसे दिखाएगा आपको? देखिए, कोई काम होने के चांसेस जब 50% के आसपास हो तब ये मे का आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे आज बादल हो रखे हैं तो मैं कह दूं कि इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। इस संभावना को बता रहा है। तो और मैं लिख दूं यू मे गेट अ प्राइज। ये जो मे होता है ना, मे और माइट, खैर दोनों, स्पेशली मैं मे की बात करूं तो मे आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के बारे में बता सकता है। फ्यूचर के बारे में कैसे बता रहा है? जो पॉसिबिलिटी है ये फ्यूचर के बारे में ही है असल में, कि ऐसा हो सकता है कि ये बात हो जाए। ठीक है, जैसे और लिख दें हम लोग शी मे बी एट हर होम, कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने घर हो। ठीक है, अरे अरे ये क्या लिख दिया मैंने? ऑप्टेटिव लिखना था, प्रिंटिंग एरर। ऑप्टेटिव के अंदर कौन से होते हैं? ये वो आशीर्वाद वाले होते हैं। आप इनको ऐसे भी कह सकते हो कि ऑप्टेटिव कह दो, इसको आप ये भी कह सकते हो विश, या फिर प्रेयर। विश वाले, प्रेयर वाले ऑप्टेटिव्स जो होते हैं वो यही है। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि मे गॉड ब्लेस हिम। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं।
ये जनरल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चंस है इसके अंदर। पोलाइट रिक्वेस्ट, या फिर मैं इसको कहूं कि परमिशन मांगते हैं जब हम किसी से, पोलाइट रिक्वेस्ट कह दो, जैसे हम लोग कहें, आप इसको परमिशन भी बोल सकते हो। मे आई लीव नाउ, कि क्या मैं अब जा सकता हूं। मे आई हैव द ऑनर टू रिप्रेजेंट देम। ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं अपने। ठीक है, और आप कह सकते हो परमिशन दे भी सकते हैं ना, खाली पूछना ही थोड़ी ना होता है। यू मे गो देयर इफ यू वॉन्ट टू। इफ यू वॉन्ट तक भी आप लिख सकते हो सेंटेंस, इफ यू वॉन्ट के बाद भी आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। ये यहां पर परमिशन दे रहा है यहां पर। ठीक है जी, और देखें, वीडियो को पॉज कीजिए और ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। मैं चौथा लिखता हूं पॉइंट यहां पर। 4th पॉइंट क्या कहता है, पर्पस को भी बताता है। ये पर्पस किस तरह का पर्पस ये बताएगा, किस तरह से बताएगा, आप देखिए। अगर कोई ऐसे कहे, एक बहुत ही फेमस और सिंपल सा सेंटेंस है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। वो अलग बात है, कुछ लोगों का पर्पस अलग होता है, वो ये बोलते हैं वी लिव सो दैट वी मे ईट। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। वो नहीं होते फूड ब्लॉगर, क्या भैया आपने ये क्या डाला है अभी इसके अंदर, अच्छा प्याज है, प्याज तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं, अच्छा भैया ये क्या कर रहे हो, छौंक लगा रहे हो, अच्छा भैया छौंक लगा रहे हो, ठीक है, ये क्या है भैया, ये लाल मिर्च है। तो वो जो लोग होते हैं ना, ब्लॉगर्स जो होते हैं, वो वी लिव सो दैट वी मे ईट वाले होते हैं वो। ठीक है, एक वो फॉरेनर्स जो होते हैं यूट्यूब पर आके, टुडे वी आर गोइंग टू ईट इंडियन स्ट्रीट फूड विच इज गोलगप्पा, और हम उनको गोलगप्पे खाते हुए देखते भी रहते हैं, कई देर तक वो जुगाली करते रहते हैं ना, फिर अपने उनके वीडियोस पे वो व्यूज़ आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी ये सब करके दिखाऊं, व्यू आ जाएंगे बहुत अच्छे। क्यों सर, सही बात है ना? ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसके अंदर पर्पस को भी बता रहा है, ये पर्पस को इंडिकेट करता है। और देख लो एग्जाम्पल इसका, ही वर्क्स हार्ड so that he may get a good job। ठीक है, ये हो गया पर्पस इसके अंदर। चलो यहां तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक यूज और देखते हैं कि मैंने जैसे अभी लिखा कि फ्यूचर टेंस में कैसे यूज हो जाएगा। आपको पता है मे और माइट जो है ना, मैं मे लिखूं या फिर मैं माइट लिखूं, मे और माइट नियर फ्यूचर के पॉसिबल एक्शंस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, नियर फ्यूचर के पॉसिबल एक्शंस के लिए भी मे और माइट का यूज किया जाता है। वो कैसे करेंगे भाई? जैसे एक थोड़ा सा डिटेल्ड मैं अगर सेंटेंस लिखूं, आई हैवंट
decided yet, where should I go for my holidays? अब वो कह रहा है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं कहाँ पर मेरे हॉलीडेज के लिए मैं जाऊँ, कहाँ पर मैं स्पेंड करूँ। तो फिर वो आगे कहता है आई मे गो टू उदयपुर। हो सकता है कि मैं उदयपुर चला जाऊं। तो ये नियर फ्यूचर की हमारे पास ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, नियर फ्यूचर की, है ना। आई मे गो टू उदयपुर, मतलब ये आई मे गो टू उदयपुर का मीनिंग क्या निकलता है यहां पर? वो ये कह रहा है परहैप्स आई विल गो टू उदयपुर। परहैप्स ये वाला जो सेंटेंस है ना, परहैप्स के साथ में जो विल आया, वो इसको बता रहा है असल में, ठीक है। एक और देख लो, जैसे मैं यहां पर लिखूं सेंटेंस, एक ये वाला, द बस doesn't always come on time, we might, अब की और might यूज कर रहा हूं, we might wait for a few more minutes। भाई देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा है, जैसे मैंने भी आपको जो क्लासरूम में करवाया था, कि माइट को जब मैंने प्रेजेंट टेंस में यूज़ करके दिखाया था तो उसके अंदर सिर्फ एक यूज़ था, और वो सिर्फ एक यूज़ क्या था उसका, कि माइट को मैंने लेस पॉसिबिलिटी के अंदर बताया था, वो भी एक यूज़ है, हम देखेंगे वो वाला भी। लेकिन माइट का यूज़ सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर या फ्यूचर टेंस के अंदर वो लेस पॉसिबिलिटी को दिखाए, वो आपको जो फ्यूचर के जो पॉसिबल एक्शंस है उसके बारे में भी बताता है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए, मतलब या फिर मैं कहूँ कि हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फ्यूचर के पॉसिबल एक्शंस को भी माइट और मे ये दोनों ही दिखा रहे हैं, है ना। तो ये माइट और मे के बारे में यहाँ पर एक बात और हो गई। अब आप फटाफट इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। मुझे लगता है पहले से राइटिंग जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, एक कैलीग्राफी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो यूजुअल सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। होता क्या है कि यूजुअली है ना, ऐसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि हम मे का यूज़ कर रहे हैं या माइट का यूज़ कर रहे हैं यूजुअल सेंटेंसेस के अंदर। जैसे एक एग्जांपल, पहले मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग नोट करते रहें। यूजुअली it doesn't matter that we use may or might। एक नॉर्मल सेंटेंस है, उसके अंदर आप चाहे मे का यूज़ करो चाहे आप माइट का यूज़ करो, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे मैं लिख देता हूँ यू मे या माइट बी राइट, यू मे बी राइट और यू माइट बी राइट, दोनों ही यहां पर सही है चीजें, ठीक है। बट वी यूज ओनली माइट इफ the situation is not real। जब सिचुएशन रियल ना हो तब आपको सिर्फ माइट का ही यूज करना है।
स्पेशली ऐसा किस केस में होता है कि जो सिचुएशन है वो रियल नहीं है, जब आप किसी पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई कंडीशनल की बात कर रहे होते हैं ना, मतलब कोई हाइपोथेटिकल टाइप की सिचुएशन होती है तब। जैसे मैं ये लिख दूं, इफ आई नो देम बेटर, I might have invited them, या फिर आप ये भी लिख सकते हो I might invite them। इन दोनों में से आप जो भी लिखो, ये अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहां पर मे का यूज नहीं करना आपने, ठीक है। ये है ना, आप इसके अंदर चाहे माइट इनवाइट का यूज करिए चाहे माइट हैव इनवाइटेड, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ही डजंट नो देम, वो उन्हें जानता नहीं है, और अगर वो उन्हें जानता नहीं है तो उसने उनको इनवाइट भी नहीं किया। तो ये इस वक्त जो है वो इस सेंटेंस के सिचुएशन है। आप इन्हें नोट कर लीजिए दोनों सेंटेंसेस को, फटाफट वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक है ना पॉइंट आता है हमारा, माइट एज वेल। सुना होगा इसके बारे में, माइट एज वेल के बारे में। ये माइट एज वेल होता क्या है? या दोनों की बात करें, माइट एज वेल और मे एज वेल। असल में ये माइट एज वेल या फिर मैं कहूँ मे एज वेल, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, वो सेंटेंस में आपको शुड की सेंस देंगे हमेशा, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ना, माइट एज वेल और मे एज वेल, ये दोनों आपको शुड की सेंस देंगे कि ऐसा कोई काम जो वो है ना आपको सलाह दे रहा है। जैसे एक सेंटेंस है, वी हैव मिस्ड आवर बस, शुड वी वॉक। कोई व्यक्ति है वो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन कर रहा है कि हमने अपनी बस को मिस कर दिया, तो क्या पैदल जाएं हम लोग? तो वो व्यक्ति जवाब दे रहा है वी माइट या वी माइट एज वेल, इट्स अ नाइस डे। बड़ा अच्छा दिन है, हमें चलना चाहिए, पैदल चलते हैं ज़्यादा सही रहेगा, लोअर बीपी भी सही रहेगा अपना। तो मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ ना इसको, अगर आप एक फॉर्मूले की तरह लिखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, माइट एज वेल, फिर कोई वर्ब आ जाए, ठीक है। तो इसका मीनिंग पता क्या होगा? इसका मीनिंग होगा ये वाला, ये वाला, इसका मीनिंग होगा ये वाला, और इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिखा है ये वाला, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति पूछ ले व्हाट टाइम
आर यू गोइंग? कह रहे भाई साहब आप किस समय जा रहे हो? फिर वो व्यक्ति बोलता है आई एम रेडी राइट नाउ we might as well go. वो कहता कि तुम कब जा रहे हो? कहता मैं तो तैयार ही हूं, हमें तो अभी चलना चाहिए। वी माइट एज वेल गो, नाउ लगा दो चाहे। ये जो माइट एज वेल है वो आपको किस चीज़ की सेंस दे रहा है यहाँ पर? ये आपको यहाँ पर शुड की सेंस दे रहा है कि वी शुड गो। ये बना है इसके अंदर। नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, समझ आया होगा कि जो माइट एज वेल है, माइट एज वेल या मे एज वेल, मैं दोनों में से किसी की भी बात करूं, माइट एज वेल या मे एज वेल, ये आपको शुड की ही सेंस देता है। आपको बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड लिखा हुआ मिल जाता है कि उसका आंसर पता नहीं लग पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि उसकी ट्रांसलेशन नहीं बन पा रही है। स्पेशली हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी मर्जी से ट्रांसलेशन बना देते हैं सेंटेंसेस की, है ना। और एक वो जो रूल अप्लाई हो जाता है कि मुझे तो यही सूट कर रहा था। अरे भैया नहीं सूट करवाना आंसर, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, और हिंदी के अंदर भी हम बोलते हुए गलतियाँ कर देते हैं। तो ये तो फिर भी आप देखो हमारी इंग्लिश की क्लास हिंदी में हो रही है ना, हिंदी में हो रही है इंग्लिश की क्लास, तो कितना कम इंग्लिश में सोचते हैं। ये कैसे हमारे कॉमन सेंस में आएगी लैंग्वेज? कुछ लल्लू से लोग होते हैं वो बोल देते हैं कि इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। क्यों होना चाहिए? अरे भाई कॉमन सेंस होता है इस लैंग्वेज को लेकर तो तेरी ज़रूरत पड़ती क्या पढ़ाने के लिए? कॉमन सेंस हमारा डेवलप होता है एज ए ह्यूमन बीइंग 7-8 साल की उम्र के अंदर, कि मतलब हमें कोई एक भाषा बोलते हुए 7-8 साल हो गए और लगातार वो बोलते जा रहे हैं। इसको अपने एग्ज़ाम आते हैं तब तो इसकी बुक खोलते हैं, खरीदते हैं 2 दिन पहले बुक खोलते हैं, कहाँ से कॉमन सेंस में आ जाएगा? तो ऐसे जल्दी से चीज़ें नहीं आती हैं, और आप लोगों को भी घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पेशेंट खतरे से बाहर है, ठीक है। इसको कॉमन सेंस में हम लोग इन 6 महीनों में ले आएंगे। बस मैं जो रूल्स बता रहा हूँ आप उन्हें याद रखिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते तो क्यों रहिए, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। इतना ही काम कर लो। चलो एक काम करो, इसको मैं बीच में अड़ गया था अभी, आप इसको नोट कर लो, वीडियो को है ना पोज वोज करके नोट कर लो आप लोग इसे। लो भाई आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और क्या क्या कलाकारी कर सकता है ये? एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। The buses are so very expensive nowadays कि आजकल जो बसें हैं वो बहुत महंगी पड़ रही है। अगर मैं ऐसे लिखूं इस सेंटेंस को, थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐसे, वी शुड गो ऑन या गो बाय मेट्रो। कि भाई बसेस तो है ना वो तो महंगी पड़ रही हैं, तो हमें अब मेट्रो का यूज़ करना चाहिए, वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है और थोड़ा सा जल्दी भी पहुंचा देती है, ये तो अपने को पता ही है ना। तो यहाँ पर शुड की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? वी माइट एज वेल गो बाय अ मेट्रो। ये जो शुड है या माइट एज वेल है, दोनों एक ही बात है। मे एज वेल भी लिख सकते हो, मैं फिर कह रहा हूँ, मे या माइट एज वेल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है जी।
कई बार क्या होता है कि हम लोग ये जो मे और माइट के साथ में नॉट लगता है ना, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मे या माइट के साथ में नॉट लग जाना। चलिए मैं इसको है ना थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मे माइट के साथ में नॉट का मतलब क्या होता है। देखिए कितना सिंपल सा एक सेंटेंस है। कोई व्यक्ति ये बोले, आई डोंट थिंक ही विल कम हेयर ऑन टाइम। तो इस सेंटेंस को है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही माइट, या फिर लिखो मे नॉट कम हेयर ऑन टाइम। ही माइट या फिर ही मे नॉट कम हेयर ऑन टाइम, ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, दोनों सेंटेंस जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए आपको एक बात और बताता हूँ, पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बात और बताऊँ। इसमें एक सेंटेंस है, जैसे ऐसा लिखा गया, I am sure that he may arrive here early। ठीक है, एक तो मैंने ऐसे लिखा, एक मैं लिखता हूँ ये वाला, दे हैव या फिर दे आर sure that the topic might be completed। और अगर थोड़ा सा और चेंज करके लिखें अपने, तो मैं ये भी लिख सकता हूं इसमें, perhaps she may know the answer। ये 3 सेंटेंस है, तीनों में क्या गड़बड़ है? चार लिख लें, चलो। ही मे ऑलमोस्ट सॉल्व every question। तो इसमें क्या गड़बड़ है मैं आपको बता दूं। जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसके अंदर श्योर और क्या, श्योर आ गया, परहैप्स, ऑलमोस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स लगते हैं, उनके साथ में आपको मे का यूज नहीं करना होता। ठीक है, तो वो कहता आई एम श्योर दैट ही विल अराइव हियर अर्ली, दे आर श्योर दैट द टॉपिक विल या वुड बी कंप्लीटेड, परहैप्स शी नो द आंसर, ही मे, ऑलमोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट वर्ड हटाना होगा, ही मे सॉल्व एवरी क्वेश्चन। या फिर अगर आप ऑलमोस्ट लगाए रखना चाहते तो इसको ऐसे कर दो, ही ऑलमोस्ट सॉल्व्स एवरी क्वेश्चन, ही ऑलमोस्ट सॉल्व्स एवरी क्वेश्चन, ये बन जाएगा इसके अंदर।
ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसे फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं साइड में हट जाता हूँ। लिख लिया होगा, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत अच्छा इसमें अपने पास पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइट के साथ में या फिर मे के साथ में हैव प्लस V3। ये आपको पता लग रहा है कि परफेक्ट टेंस की बात हो रही है एक तरीके से हमारी यहाँ पर। तो ये क्या बताएगा आपको, हमें इसे और देखना है, माइट या मे के साथ में जो ये हैव प्लस V3 जो यूज़ हो रहा है। अब देखो इसके है ना, इस वाले के माइट वाले के जो है इसके दो यूजेस होते हैं। इसके कितने यूजेस हैं? दो यूसेज हैं इसके। एक तो दोनों का सेम है और दूसरा मैं भी आपको बता देता हूँ कि दूसरे में क्या आएगा इसमें। ठीक है, मैं पहले आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक ये लिखता हूँ कि I was surprised to know that, मान लो कोई व्यक्ति है, कटप्पा was not in the meeting, he might not have known about it। हो सकता है कि उसे इसके बारे में ना पता हो, ठीक है, उसे इस बारे में नहीं बताया गया हो। तो ये जो आप देखो माइट नॉट हैव नॉन अबाउट इट, कि इसके बारे में उसे नहीं पता होगा। एक है ना पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है शायद ऐसा होगा। परहैप्स ही डिड नॉट नो, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या निकला यहाँ हमारे पास, परहैप्स ही डिड नॉट नो, शायद उसको नहीं पता होगा। इस बात का मीनिंग ये निकल रहा है यहाँ, है ना। एक तो ये हो गया इसका। दूसरा जो मैं आपको यूज बता रहा हूँ वो होता है कि अगर मान लो, ये तो संभावना की बात हुई, आप यहाँ पर मे भी लगा सकते हो कि ही मे नॉट हैव नोन अबाउट इट, लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है तो माइट का यूज़ कर लो। वैसे तो मे का यूज़ करोगे तो वो भी ये इस तरह की संभावना की बात करेगा। जैसे मैं ये लिख दूँ कि ही मे हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच गया होगा, ये तो संभावना होगी। मैं ये भी लिख सकता हूं कि शी माइट हैव रिटन द आंसर, हो सकता है उसने आंसर लिख लिया होगा। तो ये इस तरह के, ये जो फर्स्ट टाइप है वो ये वाले इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में ये बता रहा है। मे हैव रीच्ड, माइट हैव रिटन वगैरह ये सब आपको बता दिया इसने। लेकिन एक आपको मैं ना और इसका यूज़ बताता हूँ कि कोई पास्ट का ऐसा काम जो होना था लेकिन हुआ नहीं है ना, पास्ट का ऐसा काम, ये दूसरा जो यूज़ है ना इसका, सेकंड यूज़ जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड यूज़ जो है इसका, पास्ट का एक्शन जो नहीं हुआ,
जिसके होने की संभावना थी लेकिन वो नहीं हुआ। वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, यू माइट हैव आस्क्ड मी फर्स्ट। आप किसी को पोलाइटली या फिर डांट के भी कह सकते हो, कह रहे यार पूछना तो चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पूछा नहीं। यू माइट हैव आस्क्ड मी फर्स्ट। आप अगर थोड़ा पोलाइटली बोल रहे हो ना इस बात को, तो माइट हैव आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। या आप किसी को डांट के भी बोल रहे हो ना, तब भी ऐसे ही आ सकता है, पास्ट के किसी पोलाइट सजेशन के लिए, ठीक है। और क्या यूज है माइट का? माइट है ना, जो माइट आपको, अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो फ्यूचर टेंस में, तो ये आपको लेस पॉसिबिलिटी के बारे में भी बताता है, ठीक है। ये लेस पॉसिबिलिटी के बारे में भी आपको बताता है। कैसे? ही या शी जो भी आप लिखो, इज नॉट a local of या a local of this city, so he might know the good places या good place here, कि भाई वो यहाँ का तो है नहीं, तो शायद ही होगा वो यहाँ की अच्छी जगह को जानता होगा। तो यहाँ पर जो माइट है वो लेस पॉसिबिलिटी को बताता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने माइट शुरू कर रखा है ना, और माइट का ही अगला यूज मैं आपको बता रहा हूँ। मे के तो यूसेज हमने देख लिए थे, अब माइट के देख रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि क्लास के अंदर मैं वो एक ऑब्लिक लगा के दोनों के अंदर डिफरेंस बताता हूँ, लेकिन असलियत में होता क्या है कि दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। तो बहुत से पॉइंट्स ऐसे आए हैं जो सिर्फ मे के थे, फिर जो मे और माइट दोनों के थे तो मैंने दोनों को मिक्स लिख दिया। अब जो सिर्फ माइट किया तो माइट को मैंने अलग लिख दिया। इन 3 फेजेस के अंदर मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर एक और चीज कि ये इमेजिनेशन के अंदर भी यूज होता है। इमेजिनेशन के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। अब ये इमेजिनेशन होती कैसे है भाई? इमेजिनेशन का मतलब हो गया एज दो, एज इफ, ठीक है, इन केस, ये इमेजिनेशंस होती हैं। इनके अंदर भी आप माइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इमेजिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि आई विश, ये इस तरह की और क्लॉज होती है ना, आई विश, ये भी तो इमेजिनेशन है ना। जैसे मान लो ऐसे लिखें, शी लुक्ड एज इफ शी माइट हैव लॉस्ट हर लास्ट चांस। ये पास्ट की ही बात, सॉरी इमेजिनेशन की बात हो रही है ना, कि भाई वो ऐसा दिख रही थी कि जैसे उसने अपना आखिरी जो चांस था वो भी खो दिया हो, है ना। तो वो जो है ना, लुक्ड जो है उसके अकॉर्डिंग आपने एज इफ का यूज किया है। लुक्ड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दिखने में वो इस तरह से लग रही थी कि उसका लास्ट मौका था वो भी चला गया। जैसे मैं ये लिखूं, आई विश दैट यू माइट हैव कम अर्लियर। तो कह रहे काश तुम पहले आए होते, ठीक है। वैसे कह रहे काश तुम जल्दी आए होते। इसका मतलब वो भाई साहब जल्दी नहीं आए हैं, लेट ही आए हैं वो। समझ आई ये चीज? हाँ जी, आपको जिस तरह का भी कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी चीज को रिपीट करवाना हो
चलिए एक बात और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है ये वाला। बहुत बार क्या, मैंने आपको कुड करवाया ना, तो मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुड है और जो माइट है वो एक ही बात होती है, माइट या मे जो भी आप लिखो यहाँ पर, ये दोनों एक ही बात होती है। जैसे द फूड इज डिलीशियस मोहन might be the cook, या हो सकता है वो कहते मोहन could be the cook, या वो कहते मोहन may be the cook। हालांकि might और could जो दोनों ज़्यादा अच्छे हैं, लगा आप may भी सकते हो, may का यूज़ भी कर सकते हो आप, कि मोहन हो सकता है कि मोहन जो है वो हमारा कुक हो यहाँ पर, ठीक है, may या might या could, ठीक है। तो जैसे अब अगर थोड़ा सा और मैं इसमें बात करूं कि मे और माइट या कुड ये एक जैसे कब नहीं होते, जब आप सेंटेंस को नेगेटिव कर दोगे, ठीक है। सेंटेंस जब नेगेटिव हो जाता है तो उस नेगेटिव के केस में कुड और माइट जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। कौन से केस में? नेगेटिव सेंटेंस के केस में कुड और माइट को आप इक्वल नहीं रख सकते, थोड़ा सा अलग हो जाता है वो, ठीक है। कुछ एक चेंज आ जाता है उस सेंटेंस के अंदर, और वो चेंज क्या आता है? जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर शी वॉज फार अवे फ्रॉम यू she could not have seen you। अब आप एक चीज देखिए, क्या यहां पर मैं could की जगह पर, यहां could की जगह मैं might या may लगा सकता हूं? क्या ये सही है? क्या ये आ सकता है यहां पर? क्योंकि could not यहां पर जो वर्ड आया है ना, उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? इसका मीनिंग यहां पर ये है कि इट इज, अच्छा पास्ट क्या है ना, इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू सी यू, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू सी यू, उसके लिए ये संभव नहीं था। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखूं, I wonder why she said hello to you। She might not have seen you। अब यहां पर देखिए कि वो कह रहा है कि उसने तुम्हें हेलो क्यों नहीं बोला, कि हो सकता है कि उसने तुम्हें देखा ही ना हो सकता है कि उसने तुम्हें देखा ही ना हो। इसका मीनिंग क्या निकला? Perhaps she could see you, yeah, perhaps she saw you, or perhaps she didn't। अब जरा समझिए इन दोनों को जो मैंने लिखा है यहाँ पर। कहता कि शी वॉज फार अवे फ्रॉम यू, शी कुड नॉट हैव सीन यू,
अब यहाँ पर कुड नॉट हैव सीन जब आपने लगाया तो कुड नॉट हैव सीन का मतलब क्या निकला कि इट वॉज नॉट पॉसिबल, कि वो इतनी दूर थी कि शी कुड नॉट हैव सीन यू, वो तुम्हें देख नहीं सकती थी क्योंकि वो दूरी पर थी और ये बात पॉसिबल नहीं थी। अब यहाँ पर सेकंड वाले में वो कह रहा है कि आई वंडर वाई शी सेड हेलो टू यू, वाई शी डिडंट सेड करना था इसको, वाई शी, इसको सही कर लेना, डिडंट से हेलो टू यू, कि मैं हैरान हूं कि उसने तुम्हें हेलो क्यों नहीं बोला। आई वंडर वाई शी डिडंट से हेलो टू यू, शी माइट नॉट हैव सीन यू। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि उसने तुम्हें हेलो क्यों नहीं बोला। हो सकता है कि उसने तुम्हें देखा ही ना हो सकता है देखा हो लेकिन फिर भी हेलो ना बोला हो, है ना। वो कई बार हो जाता है ऐसा, हम लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि हेलो बोल ही दे, क्या पता, लेकिन उम्मीद में पानी फिर जाता है, ज़्यादातर तो पानी फिरता है उम्मीदों पे। तो उसने हेलो नहीं बोला आपको, ठीक है, आपको नहीं बोला भाई, मेरे को तो बोल दिया होगा। आई वंडर वाई शी डिड नॉट से हेलो टू यू, शी माइट नॉट हैव सीन यू, कि हो सकता है कि उसने तुम्हें नहीं देखा हो सकता है तुम्हें देखा हो, देख के हेलो नहीं बोला, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों के अंदर, माइट नॉट लगा दोगे और कुड नॉट लगा दोगे तो ये यहाँ पर तो बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की, कि ऐसा संभव ही नहीं था। यहाँ पर वो बात कर रहा है संभावना की, ठीक है, कि ऐसा हुआ था, देखा भी था कि नहीं देखा था, ये वो वाली संभावना है, ठीक है, ये फर्क है। तो ये वो अपना कैन कुड और मे और माइट हो गया, ठीक है। और अब अपने कल की क्लास में देखेंगे नए मॉडल्स, देखते हैं कौन से देखते हैं, मस्ट देख लेंगे, शुड देख लेंगे, वुड देख लेंगे, जो भी मिलेगा, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग। जो जितना करवाया उसको रिवाइज कीजिएगा, अलग से नोटबुक लगा लीजिए। जितनी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल्स की, उतनी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है, ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। और आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, नंबर मैंने शेयर कर लिया है, ठीक है जी। अगली क्लास में मिलते हैं, डाउट्स पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।